मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और उनका प्रभाव पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ब्रिटिश नीतियों में देखा था किस तरीके से बंगाल में एक नीति प्रारंभ की थी क्लाइव ने, कौन सी? द्वैध शासन की। कौन सी नीति प्रारंभ की थी? द्वैध शासन की। और ये कब से कब तक रहा? 1765 से लेकर के 1772 तक रहा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म किया था और प्रारंभ किसने किया था? क्लाइव ने। और दूसरा हम लोग पढ़ लिए थे सहायक संधि। दूसरा क्या पढ़ लिए थे? सहायक संधि पढ़ लिए थे। सहायक संधि इसको किसने प्रारंभ किया था? वेलेज़ली ने। किसने प्रारंभ किया था? वेलेज़ली ने। तो याद होना चाहिए ये सहायक संधि भारत में किसने प्रयोग किया था? वेलेज़ली ने। और सबसे पहले प्रारंभ करने वाला कौन सा व्यक्ति था? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जो पौंडीचेरी का गवर्नर था। 1742 ईस्वी में पौंडीचेरी का गवर्नर बन के आता है डुप्ले। उसने प्रारंभ किया था क्या? सहायक संधि। तो सहायक संधि का भारत में जो है प्रारंभ करता कौन था? डुप्ले था। लेकिन पूरी तरीके से सैद्धांतिक रूप से स्थापित करने वाला व्यक्ति था वेलेज़ली। अंग्रेज गवर्नर वेलेज़ली था। ठीक, तो ये हम लोगों ने ये दोनों पढ़ लिया था। अब हमारा जो इसी में ब्रिटिश नीतियों में एक दूसरी नीति है हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति, या इसी को कहते हैं व्यापगत सिद्धांत। क्या कहते हैं? व्यापगत सिद्धांत। और इसी में व्यापगत सिद्धांत को ही इसमें जोड़ दिया गया गोद निषेध। क्या जोड़ दिया गया? गोद निषेध। गोद निषेध का मतलब ये होता है कि जिस राज्य में वारिस नहीं है, संतान मतलब किसी उत्तराधिकारी संतान नहीं पैदा हुआ किसी राजा या किसी रानी की, तो वो गोद लेकर के जो है सत्ता पर अपने गोद लिए हुए व्यक्ति बच्चे को सत्ता पर नहीं बैठा सकती है या नहीं बैठा सकता है। तो ऐसे इसे कहा गया गोद निषेध। गोद को गोद लेने से मना किया गया। ये सब नीति क्या थी? हड़पने की। राज्यों को, देसी राज्यों को क्या करने की? हड़पने की। तो इसको अंग्रेजी में कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब होता है हड़प नीति। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। ये 1748 से लेकर के और 1758 तक चल रहता है। ये कब तक रहता है? 56 तक। लास्ट जो है 1748 से लेकर के 1756 तक। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो है अन्य नीतियाँ देखेंगे और इसके बाद अगली क्लास हमारी बायो की होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। कौन सी? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति इसी को कहा गया है व्यापगत सिद्धांत। क्या? व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत सिद्धांत, लैप्स की नीति। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें गोद निषेध भी जोड़ा गया। गोद निषेध। तो प्रश्न आएगा, भारत में गोद निषेध या हड़प नीति किसने स्टार्ट किया? डलहौजी ने। किसने स्टार्ट किया? डलहौजी। डलहौजी ये 1848 में भारत का क्या बन के आता है? गवर्नर जनरल। क्या बन के आता है? गवर्नर जनरल। तो इसने 1848 में क्या प्रारंभ किया? हड़प नीति। क्या प्रारंभ किया? हड़प नीति। हड़पने में क्या था कि राज्यों को, अभी तो सहायक संधि करके एक नॉर्मल जो है अंग्रेज क्या करते थे, वेलेज़ली क्या करता था कि सहायक संधि स्वीकार करवा कर और देसी राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाता था। लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई थी। उसमें कमी ये रह गई थी कि अभी राजा रहेगा। कौन राजा रहेगा? देसी राजा रहेगा और उसी का प्रशासन होगा। लेकिन हमारा रेजिडेंट उसमें नियुक्त होकर के उसकी देखरेख करेगा। सेना अंग्रेज़ों की रहेगी। लेकिन डलहौजी एक साम्राज्य विस्तारवादी जो है व्यक्ति था। ये जब अंग्रेज वहाँ से गवर्नर जनरल बन करके आता है लंदन से, तो ये इसकी सोच क्या रहती है कि हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। क्या करना है? साम्राज्य विस्तार करना है। तो साम्राज्य की विस्तार करने के क्रम में इसने जो है कहा कि अब सहायक संधि से काम नहीं चलेगा, संधि से काम नहीं चलेगा। अब राज्य को क्या करना है? पूरी तरीके से निगल लेना है, पूरी तरीके से हड़प लेना है।
तो इसी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के कारण ही राज्यों को क्या किया गया, अब हड़पने के कोई ना कोई तो कारण, बहाना तो ढूंढेंगे ना। अंग्रेज को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि कौन सा बहाना ढूंढे, अब युद्ध तो करना नहीं है। हाँ, हाँ 1748 होगा, 1748 से, अरे गलत है यार, वही है जो मैं बता रहा हूँ, सही लिखा है 1848 से 1856 तक, ठीक है, 1848 से 1856 ही है। डलहौजी का कार्यकाल है, किसका कार्यकाल है, डलहौजी का है, क्योंकि सबसे आखिर में अवध को हड़पा जाता है। देखो इसको याद, कंफ्यूज ऐसे नहीं रहना। कुशासन का आरोप लगा करके मैंने पढ़ा दिया था, अवध राज्य को हड़पा जाता है। उस समय वाजिद अली शाह क्या था, वहाँ का नवाब था अवध का। और 1854 में रिपोर्ट आती है किसकी, एक रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट के आधार, हाँ किस, और ऑटरमैन का, हाँ उसकी रिपोर्ट आती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर 1856 में इसको हड़प लिया जाता है। तो ये सही डेट है। तो ये अब कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए, बहाना चाहिए हड़पने के लिए। तो इन्होंने पहला बहाना तो ये ढूंढा कि कुशासन का आरोप लगाया जाए। किसका आरोप लगाया जाए, कुशासन का आरोप लगाया जाए, यानी शासन सही से नहीं चल रहा है, तो ऐसा कहा गया कुशासन का आरोप। दूसरा इन्होंने कहा कि जो तुमने कंपनी से जो ब्याज ऋण ले रखा है, कंपनी से जो तुमने क्या ले रखा है, ऋण, तो कंपनी का जो ऋण ले रखा है उस ऋण को चुकता नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे राज्य को हम क्या कर लेंगे, ब्रिटिश राज्य में मिला लेंगे। और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ ढूंढ लिया कि जिनके उत्तराधिकारी पुत्र नहीं या पुत्री नहीं है, जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं हैं, उनको कहा कि हम तुम्हें क्या कर लेंगे, अपने राज्य में मिला लेंगे। तो उत्तराधिकारी ना होना ये बहाना ढूंढा, कुशासन का आरोप लगाया राज्य में, और कंपनी का ऋण ना चुकता कर पाने का ये आरोप लगाया। और इन आरोपों को लगा करके डलहौजी ने क्या करना शुरू किया, हड़पना शुरू किया। डलहौजी ने राज्यों को हड़पना प्रारंभ किया, ठीक है। तो इसी उत्तराधिकार के जो है ना होने के को ही क्या कहा गया, गोद निषेध। क्या कहा गया, गोद निषेध। तो इस गोद निषेध को प्रारंभ किसने किया था, डलहौजी ने। तो प्रश्न आएगा कि जो भारत में राज्यों को हड़पने के क्रम में गोद निषेध किसने अनिवार्य कर दिया था, डलहौजी ने। किसने अनिवार्य कर दिया था, डलहौजी ने। और डलहौजी एक साम्राज्य विस्तारवादी व्यक्ति था, इसको साम्राज्य का क्या करना था, विस्तार करना था। यानी ब्रिटेन के साम्राज्य का विस्तार भारत में भी होना चाहिए। अभी तक भारत में ब्रिटिश क्यों आए थे, व्यापार करने आए थे। शुरू से हम यही बता रहे हैं, भारत में ब्रिटिशर्स क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत में लगाई थी। लेकिन जो चालू रूप से हुई थी फैक्ट्री, वो मछलीपट्टनम में हुई थी, ठीक है। तो ये सब याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से, लेकिन उसके बाद में इनका जो है, अब चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना हो गया था, ब्रिटेन में क्या हो रहा था, अब औद्योगिकरण हो रहा था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था, और औद्योगिकरण के मद्देनज़र जो है भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। भारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मतलब माल चाहिए, यहाँ से बहुत सारे जो है संपत्ति चाहिए, पूंजी चाहिए। तो ये सब पूंजी कहाँ से जाएंगे, भारत को अगर देसी राज्यों के अधीन रखोगे तो उनसे संपत्ति, पूंजी और जो है कच्चा माल नहीं मिलेगा। जब वो हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो हम मनमानी तरीके से वहाँ से क्या ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। तो इस तरीके से इस क्रम में जो है इन्होंने साम्राज्य विस्तारवादी नीति अपनाई डलहौजी ने, और ये हड़प नीति प्रारंभ किया। अब देखते हैं यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, हड़पने के क्रम में कौन कौन से राज्यों को किस क्रम में हड़पा गया है, कौन कौन से क्रम में हड़पा गया। तो सबसे पहले इन्होंने जो हड़पा, सतारा को हड़पा। किसको हड़पा, सतारा को हड़पा। ये सतारा वही सतारा था मराठों वाला, मैंने पढ़ाया ना मराठों में। तो हाँ, तो इस सतारा में इसने गोद निषेध के कारण उसे हड़पा गया। सतारा को कैसे हड़पा गया, गोद निषेध के कारण। सतारा यहाँ पर है, ठीक है। तो 1848 में पहला राज्य जिसको हड़पा इसने सतारा था। कौन सा था, सतारा था। तो डलहौजी ने सबसे पहले कौन से राज्य को हड़पा, सतारा को हड़पा। सतारा के बाद में जैतपुर, और दूसरा था जैतपुर आपका जो है यहाँ पर है बुंदेलखंड में। जैतपुर कहाँ है, बुंदेलखंड में। और उड़ीसा में है आपका संभलपुर, हाँ ठीक। तो ये याद रखना है।
ये दोनों 49 में 1849 में हड़पा। कब हड़पा? 1849। यहाँ मैं लिखता भी चलता हूँ। सबसे पहला राज्य, यहाँ से प्रश्न आता है, सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा गया? सतारा हड़पा गया 1848 में। तो डेट भी याद रखना है, 1848 में पहला राज्य हड़पने वाला कौन सा था? सतारा। और दूसरा एक ही सन में 1849 में दो राज्य हड़पे गए, जैतपुर और संबलपुर। संबलपुर उड़ीसा में है। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा में। और जैतपुर बुंदेलखंड में है। कहाँ है? और ये 1849 में जैतपुर और संबलपुर ये दोनों एक ही सन में हड़पे गए, जैतपुर और संबलपुर। इसके बाद में आपका बघाट है। बघाट इसको याद रखना, 1850 में बघाट। और चौथे क्रम में है उदयपुर। हाँ, चौथे क्रम में क्या है? उदयपुर 1852 में। तो ये सीरियल से सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर। उदयपुर को 1850 में, वो बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। और इसके बाद में झांसी को हड़पा। किसको हड़पा? झांसी। ये महत्वपूर्ण है 1853। यहाँ से प्रश्न आता है। ये बीच के इतने महत्वपूर्ण नहीं, सतारा है महत्वपूर्ण और झांसी है, क्योंकि सतारा को सबसे पहले हड़पा गया। सबसे पहले किसको हड़पा गया? सतारा को। ठीक है, उदयपुर ये हो गया। और जो है बघाट आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो बघाट को 1850 में हड़पा गया। कब हड़पा गया? 1850। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है बघाट। और उदयपुर कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। झांसी आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये झांसी है। झांसी किससे हड़पा था? रानी लक्ष्मीबाई से। झांसी में हुआ यह था कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। ठीक है। तो गंगाधर राव की क्या हो जाती है? मृत्यु। और उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने आनंद राव को गोद ले रखा था। आनंद राव को क्या ले रखा था? गोद। और रानी लक्ष्मीबाई के कोई गर्भ से पुत्र हुआ नहीं था और उनके पति हो गए थे एक्सपायर। तो ऐसे क्रम में आनंद राव तो राजा बनता, लेकिन डलहौजी का शासन चल रहा था। डलहौजी ने कहा आनंद राव तुम्हारा कोई जो है वारिस पुत्र नहीं है, कोई वैलिड पुत्र नहीं है, तुम्हारा कोई जो है आधिकारिक पुत्र नहीं, वैलिड पुत्र नहीं, कानूनी बच्चा नहीं है, इसलिए आनंद राव को तुम राजा नहीं बना सकती हो। इसलिए जो है तुम्हारे राज्य को हम क्या करते हैं? हड़प लेते हैं। और कब हड़पा गया था? 1853 में। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेती हैं। 1857 के विद्रोह में जाकर के हिस्सा लेती हैं, अभी देखेंगे आगे। और छठे क्रम में जो है हड़पा गया आपका झांसी के बाद आ जाता है, हाँ छठा सातवां जो भी है, नागपुर लिया जाता है। इसको लिया जाता है नागपुर 1854 में। 1854 में किसको हड़पा जाता है? नागपुर। नागपुर यहाँ पर है, इधर साइड में है। नागपुर ये वाला था, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो नागपुर को 1854 में हड़पा जाता है, 1854 में। और सातवें क्रम में है आपका, यानी सातवां या आठवां जो भी होगा, हाँ करौली। ये करौली जो है आपका वही करौली है जो आपके पास में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है ना। यहाँ पर करौली जहाँ जाते हो माता जी के दर्शन करने, कैला देवी जाते हो तो करौली पड़ता है ना। तो करौली को हड़पा था 1855 में। कब हड़पा था? 1855। लेकिन इसके लिए एक प्रश्न और आता है, इसको हड़प तो लिया गया था 1855 में, लेकिन इसे पुनः जो है करौली स्वतंत्र कर दिया गया था, वापस राजा को दे दिया गया था। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि वो कौन सा राज्य था, कौन सा देसी रियासत थी जिसको डलहौजी ने अपने हड़प नीति का शिकार बनाया, लेकिन बाद में उसे क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया, स्वायत्तता प्रदान की गई। तो करौली को किया गया था। किसको? करौली। और आखिरी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हड़प लिया था 1856 में। पूरे कार्यकाल में इन्होंने इतना राज्य क्या किया था? हड़पा था। तो ये क्रम से आता है, क्रम लगाने के लिए आ जाता है, ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे आखिरी में किसको हड़पा था? अवध को। सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा। तो जो याद करने वाली बात है, सतारा याद रहना चाहिए, झांसी याद रहना चाहिए, नागपुर याद रहना चाहिए और अवध। ये चार प्रश्न हमेशा इन चारों में से पूछता है। क्रम लगाने के लिए प्रश्न दे दिया जाएगा इन चारों का। पहले दे देगा आपका झांसी दे देगा, सतारा दे देगा, अवध दे देगा, नागपुर दे देगा, फिर कहेगा इनको क्रम से लगाइए। समय जिस हिसाब से डलहौजी ने इन्हें हड़पा है, अपने राज्य का जो है अंश बनाया है, अंग बनाया है, तो इनको सीरियल से लगाओ। तो सीरियल से क्या हो जाएगा आपका? सतारा हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा और अवध हो जाएगा। बाकी अब भूल जाओ तो भी कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सतारा 1848 में पहला राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ, पहला राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ। और हमने जो है सहायक संधि में पढ़ा था, सबसे पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? हैदराबाद। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन सा राज्य था? हैदराबाद, 1798 में। यानी बेलेजली जिस सन में आया था 1798 में, और उसी सन में उसने क्या किया था?
हैदराबाद को हड़प लिया था, मतलब वो सहायक संधि करवा लिया था। तो यहाँ अंतर रहेगा, हड़प नीति और सहायक संधि दोनों में अंतर रहेगा। वहाँ पे हड़पा नहीं जाता था, वहाँ पे संधि की जाती थी। वेलेजली क्या करता था, संधि की करता था, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस करता था। और यहाँ पे पूरी तरीके से लैप्स कर लिया जा रहा है, यानी उस पर ब्रिटिश साया स्थापित, यानी अब जो है तुम्हारे ऊपर परछाई किसकी पड़ जाएगी, ब्रिटिश की, पूरी तरीके से तुमको खा जाएंगे। तो ये हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, दोनों एक साथ में, जैतपुर संबलपुर एक ही सन में। सन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला सन याद होना चाहिए 1848 सतारा। बघाट, उदयपुर, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। झांसी, नागपुर, करौली और अवध। तो इस क्रम में क्या किया था, डलहौजी ने जो छोटे छोटे रियासतें थे इनको क्या किया था, हड़प लिया था। ये छोटे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, सब छोटे छोटे राज्य थे, इनको क्या कर लिया था, हड़प लिया था। हम इस नक्शे में भी दिखा दिए। देखो नक्शे में यहाँ सतारा है, महाराष्ट्र में सतारा है, और जैतपुर, संबलपुर, जैतपुर ये आपका है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड वाला वही क्षेत्र जहाँ पर छत्रसाल शासक थे और मस्तानी थी वहाँ की। हाँ, मस्तानी याद रहेगी, छत्रसाल नहीं याद रहेंगे। तो उसी दौरान जब बाजीराव प्रथम अभियान करता है ना, बाजीराव मस्तानी मूवी से याद रखो, बाजीराव प्रथम तो छत्रसाल की सहायता करता है ना, इलाहाबाद के जो है सूबेदार से, इलाहाबाद का सूबेदार छत्रसाल को परेशान करता था, बुंदेलखंड को अपने उसमें कब्जा करना चाहता था। तो किसने उसको मतलब परास्त किया था, बाजीराव प्रथम ने परास्त किया था। तो वही वाला क्षेत्र है जैतपुर। अब ये छोटा सा रह गया, बुंदेलखंड तो एक बड़ा क्षेत्र था, लेकिन उसमें एक छोटी सी रियासत थी, कौन, जैतपुर। अब पहले ये था ना कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है जमींदार बन गया ना, उसके 10-20 गांव हो गए तो वो क्या बन गया, रियासत बन गई, छोटी रजवाड़े बन गए, और उसी का जमींदार बड़ा सा क्या बन गया, बड़ा जमींदार, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा संपत्ति थी, ज़मीन थी, तो जमींदार बन गया, तो वो उसका क्या बन गया, राजा बन गया, मालिक बन गया। तो ऐसे होते थे। तो ये छोटे छोटे रियासतें थी, जैतपुर, संबलपुर। इसके बाद में बघाट हो गया, झांसी देखो उत्तर प्रदेश में है, उदयपुर मध्य प्रदेश में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक। तो इस तरीके से करौली आपका राजस्थान में। तो इन सबको क्या किया था, अवध तो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था ही, अवध कहाँ था, ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र था। तो सबसे आखिर में किसको हड़पा था, अवध को हड़पा था। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर सहायक संधि देखा, पहले देख लिया था पहले क्लास में, और आज हमने हड़प नीति देखा। अब हम लोग देखेंगे अन्य नीतियाँ कौन कौन सी। ये महत्वपूर्ण उतनी नहीं है, लेकिन ये जानते हो मेंस की, IAS की परीक्षा में मेंस में लिखने के लिए आता है। प्री से यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, प्री से तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ से प्रश्न आता है। जो अभी हमने पढ़ा सहायक संधि और हड़प नीति। हड़प नीति में जो है क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, सहायक संधि में भी क्रम से लगाने के लिए आता है, और पूछ लेता है कौन, किसने सहायक संधि शुरू की थी, किसने हड़प नीति शुरू की थी। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। लेकिन अब जो अन्य नीतियों में हम लोग पढ़ेंगे, 3-4 नीतियाँ थी, देखेंगे वहाँ पर कौन कौन सी नीतियाँ थी। तो अन्य नीतियाँ, एक पहली नीति थी घेरे की नीति। कौन सी, घेरे की नीति। घेरे की नीति अर्थात घेरना। अब देखते हैं क्या है, रिंग ऑफ फेंस, अंग्रेजी में कहते हैं रिंग ऑफ फेंस, ठीक है। अब घेरे की नीति प्रारंभ होती है 1765 से, 1765 से 1813 तक। अब ये क्या नीति है, घेरे की नीति क्या है, चक्कर क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या था कि अब यहाँ से समझो, 1765 क्यों महत्वपूर्ण, डेट लिखते हैं तो तुरंत दिमाग में चला जाना चाहिए। 1765 की घटना याद आनी चाहिए। कौन सी घटना थी, इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन प्रारंभ। दो घटनाएं, इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन प्रारंभ। कहाँ पर, बंगाल में। और बंगाल को जीता किससे था, 2 युद्ध करके। कौन कौन से, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये है बंगाल वाला क्षेत्र। तो बंगाल वाले क्षेत्र को 2 युद्ध से जीत लिया गया था। अभी यहाँ पर अंग्रेज हालांकि व्यापार करने ये 1608 ईस्वी में आ गए थे। कब आ गए थे, 1608 में इन्होंने यहाँ पर एक सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, ठीक है। तो इस दौरान अभी तक इन्होंने जब अब ये मतलब राज्यों के क्रम में, राज्यों को जीतने के क्रम में इनका पहला अनुभव था। बंगाल को जीतना इनका क्या था, पहला अनुभव था। अब जैसे कोई बेबी होता है, बच्चा होता है, जैसे कोकून है, मान लो जैसे इस तरीके से एक कोकून होता है जो वो बनाता है अपना, जिससे हम रेशम वगैरह, रेशम धागा जो बनते हैं वो कोकून से बनता है ना। पॉलिप बनाते हैं जो है रेशम के पौधे पे रहते हैं, कीट रहते हैं पॉलिप से, तो वो बनाते हैं क्या, जो है अपना खोल आवरण बनाते हैं अपने बच्चे को, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो ऐसे ही ये भी शैशव अवस्था में था। जो बंगाल राज्य था इसको जीता था और क्लाइव चाहता था इसको घेर दें, इसको क्या कर दें, चारों तरफ से घेर दें, एक अच्छा मजबूत आवरण में इसको बंद करके रख दें, जिससे कि जो उस समय 3-4 शक्तियाँ भारत में महत्वपूर्ण थी। एक तो मराठे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, और दूसरा इधर अब्दाली बार बार आक्रमण कर रहा था,
अब्दाली 1748 से कर रहा था ना आक्रमण, तो इसी समय तो था, इस समय अब्दाली भी भारत आ रहा था। तो अफ़गानिस्तान से अब्दाली आ रहा था, इधर से मराठे जा रहे थे, इधर से कौन जा रहे थे? मराठे। और यहाँ पर बंगाल जो महत्वपूर्ण सूबा था मुग़ल का, मुग़ल भी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए थे, दिल्ली में मुग़ल्स बैठे थे। तो इन सबसे सुरक्षा करने के लिए इसने क्या किया? बंगाल को घेरने की नीति स्थापित की। क्या की? बंगाल को घेर। अब घेरेगा कैसे? चारों तरफ कुछ तो बैठाएगा, चारों तरफ किसी मजबूत राज्यों को बैठाएगा जिससे उसको घेरा जाएगा। तो इसने इधर अवध को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? अवध। अवध हालांकि जो है वहाँ के नवाब थे, लेकिन नवाब क्या था? वो लॉलीपॉप देकर खुश हो जाते थे। किसी को दे दिया राजा की उपाधि, किसी को बना दिया राजा, तो खुश हो गए। तो इनसे कोई युद्ध किया है? तुमने इतिहास में देखा, अवध से कोई युद्ध नहीं किया अंग्रेजों ने किसी प्रकार से। तो इधर अवध को बना दिया अपना जो सुरक्षा के घेरे के इस तरफ, और इधर जो है जब रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह, तो इधर रणजीत सिंह के समय पंजाब को बना दिया। पंजाब क्या करेगा? अब्दाली के आक्रमण को रोकेगा। पंजाब क्या करेगा? अफ़गानिस्तान से आने वाले जो भी, अब्दाली छोड़ो, जो भी अब इधर साइड में ईरान साइड से जो भी आक्रमणकारी आएंगे उनको कौन रोकेगा? जो है पंजाब के क्षेत्र, पंजाब रोकेंगे। तो इस तरीके से इसने क्या किया? घेरना शुरू किया अपने इस राज्य को। जो भी राज्य जीतते जा रहे हैं इस क्रम में, ये क्या कर रहे हैं? इसको घेर रहे हैं। तो ये 1765 से 1813 तक ये नीति चलती है। कौन सी? घेरे की नीति। तो घेरे की नीति क्या है कि अब जो राज्य जीते गए उसके चारों तरफ बफर स्टेट स्थापित करना। हमने पढ़ाया था बफर स्टेट। अवध कौन सा स्टेट था? बफर स्टेट था। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? बफर स्टेट, बफर राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे नेपाल एक बफर राज्य, बफर देश है, ये चीन और भारत के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। तो बफर स्टेट कहते हैं किसको? जो दो शक्तिशाली देशों के बीच, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो बंगाल और मराठों के बीच में ये संबंध स्थापित करने वाला राज्य स्थापित किया इन्होंने, अवध को। किसको स्थापित किया? अवध। तो अवध एक क्या था? बफर स्टेट था। क्या था? बफर स्टेट था, ये बफर स्टेट था। तो इस तरीके से जो है इन्होंने घेरे के नीति का क्या किया? अंग्रेजों ने पालन शुरू किया। घेरे के नीति का इन्होंने पालन शुरू किया। ठीक है। तो 1765 से 1813 तक ये क्या थी? घेरे की नीति। घेरे की नीति समझ गए ना? घेरना। घेरे की नीति मतलब जो राज्य हमने जीत लिया है उसको क्या करना है? घेरना है, कि कोई दूसरा आकर न लील जाए। हमसे भी शक्तिशाली मराठे अभी शक्ति में थे, तो मराठे आक्रमण कर रहे थे, वो एक बार बंगाल पहुँच भी गए थे। तो इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने क्या किया था? घेरने का प्रयास किया था। इसको घेर रहे थे, चारों तरफ से घेर रहे थे। तो ये घेरे की नीति हो गई। और अगली नीति जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे अधीनस्थ। दूसरी नीति है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। ठीक है। तो ये कौन सी नीति है? इसमें क्या किया था इन्होंने? 1813 से लेकर के 1858 तक, 1857 के विद्रोह के बाद तक। तो इसको समय से याद रखना है। 1813 इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1813 में एक एक्ट आ गया, एक जो है चार्टर एक्ट आया। अब इसको समझ लो, एक चार्टर एक्ट बनाया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। क्या? 1813 का चार्टर एक्ट। अभी तक मैंने पढ़ाया था कि भारत में जो है अंग्रेज़ों को जब चार्ल्स यहाँ के शासक बने, वैसे महारानी एलिजाबेथ थी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा था, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि आप जो है भारत में कितने वर्ष तक व्यापार करेंगे? 15 वर्ष तक करेंगे। लेकिन उसके मरने के बाद जो राजा चार्ल्स बनता है, चार्ल्स ने क्या बताया था कि आप अनिश्चित काल तक, कितने समय तक? अनिश्चित काल तक आप एकाधिकार आपका स्थापित रहेगा। यानी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी भारत नहीं जाएगी व्यापार करने। भारत इंग्लैंड की दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी। तो इस क्रम में 1813 में एक्ट को बदलना पड़ा। अनिश्चित काल को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पारित किया। कहाँ? इंग्लैंड में बैठ करके 1813 का चार्टर बनाया गया। इस चार्टर में कहा गया कि कंपनी का एकाधिकार अब क्या किया जाता है? ख़त्म किया जाता है। कंपनी का एकाधिकार अब ख़त्म किया जाता है। ठीक है, इसको समझ लेना। कंपनी का एकाधिकार ख़त्म किया जाता है। तो कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म किया गया किसके एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट के तहत। और इसमें कहा गया कि इंग्लैंड की और भी कंपनियां भारत में जाकर के क्या करेंगी? व्यापार करेंगी। केवल चीन और चाय दो के साथ कंपनी का एकाधिकार व्यापार रहेगा। चीन के साथ इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही व्यापार करेगी, और
चाय के साथ, भारत में चाय का उत्पादन होता था, तो चाय के साथ भी केवल कौन व्यापार कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, और अन्य कंपनी इनके साथ व्यापार। लेकिन भारत में कपास का व्यापार हो, भारत में जो है किसी और चीज़ का व्यापार हो, किसी भी फसल का या किसी चीज़ का, तो उसमें कौन व्यापार कर सकता है? अन्य कंपनियां कर सकती हैं। एकाधिकार का मतलब होता है एक कंपनी का क्या हो? अधिकार हो, सिर्फ एक कंपनी का अधिकार हो तो उसको एकाधिकार बोलते हैं। तो इस एकाधिकार को कब खत्म किया? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1813 के चार्टर के, तो कंपनी का एकाधिकार खत्म। अब कारण क्या था? कारण समझ लो क्यों खत्म किया गया। क्योंकि इंग्लैंड में इसमें शुरू हो गई थी औद्योगिक क्रांति। क्या शुरू हो गई थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी इंग्लैंड में। मतलब वहाँ पर इस समय सूती वस्त्र के उद्योग बहुत लगने लगे थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड में काफ़ी लगने लगे थे। तो इस वजह से भारत से इनको चाहिए था कच्चा माल और अन्य पूंजी चाहिए थी। तो अब ये पूंजी और ये कच्चा माल खाली एक कंपनी भारत को नहीं दे सकती, भारत से नहीं ले जा करके इंग्लैंड को दे सकती थी। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बस की बात नहीं थी। इसलिए कहा गया कि एक एक्ट बनाया जाए और उस एक्ट के तहत कंपनी के एकाधिकार को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। तो अब इस एक्ट पारित होने के बाद में अब यहाँ पर जो गवर्नर आए 1813 के बाद से, इन्होंने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। पृथक्करण का मतलब अब राज्यों को आपस में लड़ाओ। पृथक्करण मतलब एक दूसरे से दूर रखो। क्या करो? एक दूसरे से दूर रखो, तभी तो उन पर हम शासन कर सकेंगे। अब यही शुरू हो जाता है, फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया? इनको पृथक्करण करने के लिए सहायक संधि शुरू कर दी, हड़प नीति शुरू कर दी। ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सहायक संधि हो या फिर हड़प नीति हो, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? राज्यों को आपस में लड़ाना। अब सहायक संधि में क्या करते थे? सहायक संधि में ये क्या करते थे कि एक अपना रेजिडेंट रख देते थे, कंपनी का रेजिडेंट रख देते थे, और उसके साथ में वहाँ की अपनी सैनिक रख देते थे उसी के खर्चे पर। और दूसरे राज्यों से कहते थे कि दूसरे राज्यों से तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है ना, ये भी तो कहते थे, और ना ही हमसे पूछे बगैर युद्ध करना है। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? दूसरे राज्य से क्या कर दिया? अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। पृथक्करण मतलब आइसोलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेट करना। तो उसको जो भारत के राज्य थे उनको क्या करना शुरू कर दिया? आइसोलेट करना शुरू कर दिया। भारत में तो बहुत सारे छोटे छोटे देसी रियासतें थे, ठीक है, बहुत सारे 500 के करीब में देसी रियासतें थे सब। अब इन सब रियासतों की क्या करना है? आपस में दूरी बना के रखना है। जब दूरी बना कर रखेंगे तब ये एकजुट होकर के हमारे खिलाफ हम धावा नहीं बोल पाएंगे, हमारे खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। ये ज़्यादा कुछ इसमें नहीं, बस ये चीज़ यही है कि इसमें जो है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति में क्या था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने लगा। ब्रिटेन को ज़्यादा कच्चा माल चाहिए, ब्रिटेन को ज़्यादा पूंजी चाहिए। तो पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो इसके लिए कंपनी का अधिकार जो था व्यापार पर, एकाधिकार जो था, उसको क्या किया गया? समाप्त किया गया, और अन्य कंपनियों को भारत में आने का मौका दिया गया। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? अब भारत से संपत्ति चाहिए, यानी धन चाहिए, और भारत से कच्चा माल चाहिए। तो क्या करेंगे? आपस में इनको लड़ाएंगे, भारतीयों को क्या करेंगे? आपस में लड़ाएंगे। यही लड़ाने की नीति क्या कहलाई? अधीनस्थ पृथक। अधीनस्थ किसके? अंग्रेजों के अधीन में रह करके, और इनको क्या करना है? पृथक करना है, आपस में एक दूसरे से अलग करना है। तो ये नीति अपनाई। अब ये नीति समझ गए ना? अब लिखने के लिए आएगा तो ये चीज़ लिख सकते हो ना कि भारत में जो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी, उस नीति पर आप 50 शब्दों में अपने विचार या टिप्पणी लिखिए, तो लिख सकते हो ना? बस यही चीज़ लिखना है इसमें। तो ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति हो गई। और इसके बाद में एक अन्य नीति थी अधीनस्थ संघ की नीति। तीसरी नीति थी अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ, अब देखो, अब ये बड़े चालाक थे। अधीनस्थ संघ की नीति इन्होंने क्यों शुरू की? अब इसको भी समझ लो। ये शुरू होता है 1858 से और 1935 तक, 1935 तक, ये इतने समय तक चलता है। अब ये समझ लो, अधीनस्थ संघ मतलब होता है यूनियन। यहाँ पर संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन। संघ का मतलब वहाँ पृथक्करण की नीति अपनाई, क्योंकि अभी भारतीयों में इतनी चेतना नहीं थी तो उनको लड़ा भिड़ा करके अलग कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ 1857 का विद्रोह हो गया था। 58 से शुरू हो रहा है ना, तो 1857 का क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। 1857 का विद्रोह हो गया। इंग्लैंड की महारानी ने कहा कि सब कंपनी का राज खत्म करते हैं, भारत से क्या करते हैं? कंपनी का शासन खत्म करते हैं। अभी तक कंपनी का शासन था, भारत में महारानी ने कहा कि अब भारत में जो है क्राउन का शासन होगा। किसका शासन होगा? क्राउन। क्राउन का मतलब ब्रिटिश ताज का, क्राउन मतलब ताज बोलते हैं।
ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ऑफ ब्रिटिश या ब्रिटिश क्राउन का शासन कहाँ शुरू होगा? भारत में। अभी तक तो कंपनी के ही गवर्नर आते थे, कंपनी के ही पैसे पर गवर्नर को क्या किया जाता था? सैलरी दी जाती थी, कंपनी के ही पैसे पर यहाँ के सैनिक रखे जाते थे। अब कहा 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए कि भारत में अब एकता होने लगी है, भारत में अब एकता होने लगी, अब हमको नीति अपनी बदलनी पड़ेगी। अब जो क्योंकि हमारे भारत में भारतीय राजा जो थे ना, बड़े चाटुकार हुआ करते थे, उनको थोड़ा सा बहला फुसला दो ना, थोड़ा सा घूस दे दो तो खुश हो जाते थे। तो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि हमारे यहाँ पर वफादार हैं, जो अंग्रेज़ क्या हैं, मतलब अंग्रेज़ों के कुछ वफादार राजा थे, तो उनको अपनी तरफ जो वफादारी सिद्ध करने के लिए अपनी तरफ मिलाना शुरू किया कि 1857 को जो विद्रोह हुआ है, अब ऐसी बात ना आए। तो राजा को चुपचाप बुलाते थे अपने यहाँ और कहते थे हमारी छत्रछाया में आ जाओ तो तुमको और जमींदारी बढ़ा देंगे, तुमको और पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अब क्या किया? एक संघ बनाना शुरू किया, राज्यों का क्या बनाना शुरू किया? संघ बनाना शुरू किया। तो अधीनस्थ संघ की एक नीति शुरू की जो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू होता है और 1935 तक चलता है, क्योंकि 1935 में एक नया एक्ट आता है और वहाँ से संविधान का विकास शुरू हो जाता है, भारत में संविधान बनने लगता है। तो अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या शुरू हो गया? शासन, भारत का शासन, कंपनी का शासन खत्म हो गया। ये सब अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नीतियाँ थी इसलिए हमने बता दी कि अधीनस्थ संघ की नीति क्या है। अधीनस्थ संघ की नीति में क्या था कि जो है यहाँ पर अब चालाकी से काम लिया जाने लगा। अंग्रेज़ों ने क्या काम शुरू किया? चालाकी से, यानी बारी बारी से लोगों को बुला करके और चाटुकारिता करने वाले, वफादारी करने वाले लोग जो अंग्रेज़ों के थे, उन राजाओं को संगठित करना शुरू किया, अपने पक्ष में मिलाना शुरू किया। तो यही क्या था? अधीनस्थ संघ की नीति। यही क्या थी? अधीनस्थ संघ की नीति। तो इसमें अब शासन ब्रिटिश क्राउन के तहत चलने लगा। भारत का शासन कंपनी के शासन से हटा करके अब यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति किसको बना दिया गया? महारानी जो इंग्लैंड की थी वो क्राउन। अब जो भी दस्तखत होंगे किसके नाम से चलेंगे? क्राउन के नाम। अभी तक तो कंपनी के डायरेक्टर थे, वो चलाते थे। कोई भी निर्णय लेना होता था तो इंग्लैंड में बैठा कौन निर्णय लेता था? कंपनी का डायरेक्टर। अब जो है ब्रिटिश की सरकार लेगी निर्णय। कौन लेगी? ब्रिटिश की सरकार। और ब्रिटेन के सरकार कौन होते थे? महारानी होती थी या फिर वहाँ का प्रिंस होता था, राजा होता था, राजकुमार होता था। तो वो लोग शासन चला। अब जो यहाँ पर अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे उनको कहा जाने लगा वायसराय। दोनों चलते रहे, गवर्नर जनरल भी कहा जाता था और वायसराय उनको कहा जाता था जो गवर्नर जनरल जिन राज्यों को अपने पाले में मिला लेते थे, कहते थे हमारे छत्रछाया में आ जाओ और तुमको फूलने फलने देंगे हिंदुस्तान में। तो जब वहाँ उनसे मिलने जाता था गवर्नर जनरल तो उसको क्या कहा जाता था? वायसराय। क्या कहा जाता था? वायसराय। तो ये अंतर है, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग तब समझेंगे। तो ये अधीनस्थ संघ की नीति थी। अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी कि इन्होंने संघ बनाने का, भारत में अब आइसोलेशन वाली स्थिति खत्म कर दी, अब संघ को बनाने की नीति शुरू की। यानी भारत के लोग हैं उनको ये लगना चाहिए कि जो है भारत में अब क्या कर रहे हैं? फूट नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं? यूनाइट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में कर कुछ रहे थे और दिख कुछ रहा था। तो ये था। और चौथी नीति इन्होंने कौन सी शुरू की थी? समान संघ की नीति। कौन सी? समान संघ की नीति, जो कि 1935 से चलता है और आज़ादी तक 47 तक। कब तक? 47 तक। ये समान संघ। अब समान संघ की नीति क्या थी? इसमें एक भारत में अब लोग जागरूक हो गए थे, यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गए थे। 1935 तक आते आते भाई गांधी जी भी रुचि लेने लगे थे, आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो अब लोग मांग करने लगे थे भारतीय संविधान का, कि भारत में भी एक क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए और भारतीय लोगों को भी भारत में शासन करने का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने जो है समान संघ की नीति अपनाई। इन्होंने एक 1935 का जो अधिनियम है, हमारे संविधान जो निर्माण हुआ है, संविधान में ज़्यादातर प्रावधान कहाँ के रखे गए हैं? 1935 के अधिनियम से। कहाँ से लाए गए हैं? 1935 के अधिनियम से। तो उस अधिनियम में ये भी कहा गया था कि भारत के जितने ये छोटे मोटे राज्य हैं, जो कम से कम 500-600 के करीब में राज्य थे, छोटे छोटे देसी रियासत थे, इनको क्या किया जाए? जो है इनको दे दिया गया, कहा गया कि तुम स्वेच्छा से संघ के नीचे आ जाओ। यानी संघ मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाओ, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं रहेंगे, उसमें आपके भारतीय। अब यहाँ पर इन्होंने 1937 का प्रांतीय चुनाव भी शुरू कर दिया, इलेक्शन भी। 1937 में पहला इलेक्शन हुआ प्रांतीय चुनाव। उसमें क्या किया कि जो है इलेक्शन होंगे और जो भारतीय जनता है उनको उस इलेक्शन में लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, भारतीय भी शासन में सम्मिलित होंगे और जितने देशी रियासतें हैं वो सब क्या करें, इसमें आकर के मिलने लगे। लेकिन वहाँ पर स्वेच्छा शब्द लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया था? स्वेच्छा, यानी अपनी इच्छा से आकर के मिले। अब अपनी इच्छा से मान लो किसी को कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से हमको जो है 50 रुपये दे दो, दोगे क्या? नहीं दोगे, कोई कारण होना चाहिए ना देने के लिए। तो स्वेच्छा से कौन जाएगा?
भाई यहाँ तो मुँह टर्रा के बैठे हैं, राजा बने हैं, और अभी जा कर के उनके अंडर में हम काम करेंगे तो हमारी स्वाधीनता छिन जाएगी कि नहीं। तो कोई भी जो है देशी रियासत जो है संघ में शामिल होने नहीं आए। तो ये योजना फ्लॉप हो गई थी, समान संघ की नीति इन्होंने मतलब जो फ्लॉप हो गई थी उस समय। लेकिन बाद में आगे धीरे धीरे चलते हुए संविधान बना, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, तो ये सब होता चला गया। तो ये मुख्य रूप से 4 अन्य नीतियाँ थीं। ये सिर्फ मेंस के आंसर राइटिंग में आता है, यहाँ से प्री से कोई प्रश्न नहीं आता है। लेकिन जो प्री वाले प्रश्न हैं वो सब इसी को डीपली जब हम पढ़ेंगे आगे चल करके तो वहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरीके से ये इनकी जो है कौन सी नीति थी, साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी। कौन सी नीति थी, साम्राज्य विस्तारवादी नीति। तो साम्राज्य विस्तारवादी नीति में हमने देखा द्वैध शासन, देखा सहायक संधि, देखा हड़प नीति, और अन्य नीतियों में 4 नीतियों का अध्ययन किया। कौन सी, घेरे की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और समान संघ की नीति। तो इस तरीके से ये साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी। अब हम लोग कल जो है आर्थिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेंस के लिखने के लिए, और प्री में भी, किसी भी परीक्षाओं की, प्री हो या वनडे एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ से प्रश्न आते हैं आर्थिक नीतियों का। क्योंकि आर्थिक नीतियों का भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, उसके कारण भारत में अकाल तक पड़ा था। वो सब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हुआ था। ठीक, अब अगली क्लास हमारी अभी 5 मिनट के रेस्ट के बाद बायो की होगी।